हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों कि जैसा आप जानते ही हैं, हमने रिवीजन और स्वमूल्यांकन के पर्पज़ से हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जो दोस्तों यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित हैं। दोस्तों, आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 6 में चर्चा करने वाले हैं। भाग 5 पहले ही आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने 5 भाग तक नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। आप अवश्य ही वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे और समय के साथ अपने आप को अपडेट रख सकेंगे। ठीक है। और दोस्तों, इसमें अभी कल मुझे कुछ सुझाव मिले हैं कि इसमें 25 प्रश्न कर देने चाहिए, क्योंकि जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है वो 25 नंबर की हिंदी है। तो पहले थैंक यू फॉर योर सजेशन, आपका बहुत अच्छा सजेशन है। पर यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो मैं 25 क्वेश्चन ही लाने वाला था, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है। वो मेरा भी जो मेन मकसद है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रश्न हो 25 से 30 मिनट के अंदर कवर हो जाएं, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। और होता क्या है कि अभी चैनल की शुरुआत है, कोई भी नया जो छात्र है देखेगा, वो अगर 40-45 मिनट की वीडियो देखेगा तो वो घबरा जाएगा कि 40-45 मिनट में कैसे देखूं। तो इसलिए मेरा प्रयास है अभी कि कम से कम समय रखूं, और 20 प्रश्नों के साथ डिस्कस करते हुए 30 मिनट लग ही जाते हैं। तो अभी ऐसे रखते हैं और बहुत जल्दी मैं इसको 25 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप करते रहिए। धीरे धीरे इसमें हम और बेहतर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, संयोग, संकल्प, संगोष्ठी, संहार, संस्कृति, संविधान आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो बहुत बार पेपरों में आते हैं वो एक साथ ही रख दिए हैं, ताकि आप इनको एक साथ ही याद रख सकें। तो आप इनमें से बताइए कि कौन सा इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प है सन, सम, सन, समान। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ये बहुत बार पूछे जाते हैं ये शब्द, तो आप इनको ध्यान रखिए। संयोग, संकल्प, संगोष्ठी, संहार, संस्कृति, संविधान, इन सारे शब्दों में दोस्तों सम उपसर्ग लगा हुआ है, और ये भी ध्यान रखना हलंत के साथ में। ठीक है। तो इसको आप याद करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, इसको हमने कल ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप यहाँ पे आराम से आज कर पाएंगे। पूछ रहा है, निम्न में अर्धविवृत स्वर कौन सा है। विकल्प हैं आ, ऐ, ऐ, ऊ। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं दोस्तों, 4 भेद हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि किस स्वर के उच्चारण में आपका मुंह कितना खुल रहा है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अर्धविवृत, विवृत, संवृत और अर्धसंवृत करके। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अर्धविवृत की बात कर रहा है ये, तो अर्धविवृत में 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ये आता है दोस्तों अर्धविवृत में, एक तो ये अ, इसके बाद आता है आपका कौन सा आता है? ऐ आता है। ठीक है। और इसके अलावा कौन सा आता है? औ आता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, चारों के चारों को चारों, और एक ही आता है दोस्तों ऑफिस वाला आ। तो इन चारों को आप ध्यान रखिए, ये अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं। विवृत की बात करें तो विवृत में आता है केवल आ, बड़ा आ जाएगा विवृत में। विवृत का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मुंह खुलेगा उसको बोलेंगे विवृत, और इसमें आता है एक ही वर्ण आ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने याद किया होगा, और कल के वीडियो हमने इनको चारों को डिस्कस किया है, तो एक बार प्लीज़ कल की वीडियो देखिए, आप शायद सारा समझ जाएंगे। तो इस प्रकार इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, अर्धविवृत यहाँ पे स्वर है। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। पूछ रहा है, चारपाई शब्द है। विकल्प हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर अर्थ तत्व। ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि शब्द रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, रूढ़ हो जाएगा। यौगिक जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिनके 2 सार्थक खंड हो जाते हैं, जिसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं विद्यालय, जो विद्या प्लस आलय से बना हुआ है।
ठीक है। वहीं तीसरा हमने पढ़ा था योग रूढ़। तो योग रूढ़ वो शब्द हो गए दोस्तों जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं लेकिन जिनका हम सामान्य अर्थ नहीं समझते, उनका एक विशेष अर्थ की ओर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं योग रूढ़। तो जो दोस्तों ये चारपाई है, ये भी जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी योग रूढ़। देखेंगे कैसे हो जाएगा। तो हम चारपाई को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 + पाई, यानी कि ये बोल रहा है दोस्तों जिसके 4 पैर हैं चारपाई। लेकिन 4 पैर तो गाय के भी होते हैं, बैल के भी होते हैं, लेकिन हम उसको चारपाई नहीं बोल सकते। चारपाई केवल केवल यूज होता है दोस्तों किसके लिए, खटिया के लिए, ठीक है। खाट या खटिया आप जो भी बोलें, तो खटिया के लिए होगा क्या, चारपाई शब्द यूज होता है, इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जो चारपाई है ये यौगिक शब्द तो है लेकिन हम इसका सामान्य अर्थ नहीं ले रहे हैं। सामान्य अर्थ लेंगे तो ये 4 पैरों वाला हो गया। 4 पैरों वाला हो गया तो कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, लेकिन हम चारपाई का मतलब भेड़ को नहीं बोलेंगे। चारपाई का एक पर्टिकुलर अर्थ होता है खटिया या खाट, इसलिए दोस्तों ये हो जाता है यहाँ पे योग रूढ़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूछ रहा है निम्न पुल्लिंग व स्त्रीलिंग युग्मों में सुमेलित नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। नेता का नेत्री, मूर्ख का मूर्खन, भगवान का भगवती, रचयिता का रचयित्री। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। इसमें जो सुमेलित नहीं है पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म में, ये है दोस्तों कौन सा, मूर्ख का मूर्खन नहीं होगा, मूर्ख का होगा दोस्तों मूर्खा। क्या होगा, मूर्खा। जिस प्रकार प्रिया का क्या हो जाता है, प्रिया का क्या होगा, प्रिया हो जाता है ना, बड़ा आ की मात्रा लग जाती है। और इसी प्रकार एक और आता है क्या, शिष्या। शिष्य का क्या होता है, आपको पता ही है, शिष्या का भी शिष्या हो जाता है, इसको बड़ा हो जाएगा तो शिष्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो उसी प्रकार मूर्ख का जो स्त्रीलिंग होगा वो मूर्खा हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, और 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है ये इसको, ठीक है, कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो आपको पता है कि जो विशेषण होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपने देखे कि सार्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे इसके आंसर की तो ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक। तो चारों पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल परिमाणवाचक की ओर आते हैं। तो परिमाणवाचक जो विशेषण हो गया दोस्तों, जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का हमें बोध होता है तो वो हो जाता है परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक होता है दोस्तों 2 प्रकार का, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी कि जहाँ पे कोई निश्चित परिमाण हमें दिया गया हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूँ 5 किलो चीनी लाओ, तो 5 किलो को जो है आप एक निश्चित वो है कि आप वहाँ पे उसको माप पाएंगे कि वो निश्चित है 5 किलो है। अगर मैं बोल दूँ आपको कि थोड़ा चीनी लाओ, बहुत चीनी लाओ, तो वहाँ पे आप उसको नहीं माप पाएंगे, इसलिए हो जाएगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा दूध कितना है इसका आप नहीं माप सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प कौन सा, यहाँ पे प्रश्न हट गया है, 5वां प्रश्न ये रहा। तो 5वें प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, अनिश्चित परिमाणवाचक इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अनिश्चित परिमाणवाचक। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 में, और पूछ रहा है यहाँ पे हाथी द्वारा केला खाया गया वाक्य में वाच्य का प्रकार क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, इसको ध्यान से आप देखिए और फिर इसका आंसर करिए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वाच्य क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से किसी भी वाक्य में यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। क्या याद रखना है कि अभी किसी भी वाक्य में, आपको ध्यान से सुनिए, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर बात करते हैं कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य में क्या होगा, जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर हो रहा होगा, क्रिया के आधार पर हो रहा होगा, वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा है, बच्चा खेलता है, खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करता है बच्चा, ठीक है, और खेलता है, यहाँ पे जो क्रिया है वो बच्चे के अनुसार है। अगर मैं यहाँ पे अभी कर दूँ कि
अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि राम खेलता है, या इस सुई को कर देते हैं बच्चे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो बदल गया है, इसका बहुवचन हो गया है, तो क्रिया भी दोस्तों हो जाएगा बच्चे खेलते हैं। तो क्या देखा हमने कि इस वाक्य में क्या हो रहा है कि जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर बदल जा रही है। इसी प्रकार और हो जाएगा, जैसे राधा खेलती है, राधा की जगह अगर आप राम कर दोगे तो क्रिया बदल कर क्या हो जाएगी, राम खेलता है, तो खेलती का खेलता हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे ऐसे वाक्य आएंगे वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में देखेंगे हम कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो रही होगी वहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। जैसे हम इसी वाक्य में देखेंगे तो हाथी द्वारा केला खाया गया, तो यहाँ पे कर्म दोस्तों है केला, ठीक है, और जो क्रिया है वो क्या हो रही है, खाया। अगर यहाँ पे हाथी द्वारा हो जाता खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी खाई, तब क्या हो जाएगा, तो खिचड़ी का अगर कर्म चेंज हो गया है तो फिर क्रिया भी चेंज होगी, क्या हो जाता, फिर खाई हो जाता। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है इस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो रही है, ठीक है। इनको आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो इस एक क्वेश्चन से आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप किताब में जाके देखिए और आपके वहाँ पे फिर आप क्लियर कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं भाववाच्य की, तो जहाँ जहाँ पर क्या होगा कि क्रिया प्रयोग, जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। जैसे कि आता है कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ नहीं पढ़ा जाता, या यहाँ पढ़ा नहीं जाता, सिंपल सा है। तो यहाँ पे ना तो कर्ता की प्रधानता हो रही है ना कर्म की प्रधानता हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भाव पैदा हो रहा है कि यह जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर पढ़ाई नहीं की जा सकती, यहाँ पे एक भाव पैदा हो रहा है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य। उम्मीद करता हूँ कि हल्का फुल्का आप एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना पा रहे होंगे इसके प्रति, वाक्यों के प्रति। बाकी एक बार किताब में जाके जरूर देखिए, और धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि इसको और एक्सप्लेन धीरे धीरे करता रहूं, ठीक है। रोज़ रोज़ अगर आप देखते रहेंगे तो फिर एक दिन आपकी खोपड़िया में ये छप जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस वाक्य की, तो हमने देखा अभी हाथी द्वारा केला खाया गया, तो इसमें कर्म कर्म की प्रधानता है और कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, तो इसलिए हो जाएगा कर्मवाच्य। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में, और पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है। ये क्या बोलेंगे, ये अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछा गया है। निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है, जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, नमस्कार योग्य नमस्य, जिसे ईश्वर पर विश्वास हो नास्तिक, हाथी का बच्चा क्लब। तो बहुत सिंपल सा है और मुझे लगता है आपने इसको जल्दी से अटेम्प्ट भी कर दिया होगा। दोस्तों जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य सही है, नमस्कार योग्य नमस्य सही है, जिसे ईश्वर पर विश्वास हो दोस्तों वो नास्तिक नहीं होता, वो आस्तिक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आस्तिक। और जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो वो हो जाएगा नास्तिक। बाकी हाथी का बच्चा दोस्तों, हाथी के बच्चे को क्लब ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपके गुरुजन जो हैं वो नमस्कार योग्य हैं, और वो हो गए नमस्य। जो पूछने योग्य है, अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रष्टव्य प्रश्न है, ठीक है। और हाथी का बच्चा क्लब हो ही गया, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, और यहाँ पे विलोम शब्दों से प्रश्न है। पूछ रहा है निम्न विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे जैसे मैं ला रहा हूँ कि 4-5 मैंने विलोम शब्द एक ही प्रश्न में ले आए। मेरा जो मकसद है वो एक ही प्रश्न में 3-4 विलोम शब्द आपको याद कराने का मकसद है, ठीक है। तो आप इसका बताइए कि निम्न विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो सुमेलित नहीं है देखना है। विकल्प में अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतरंग का बहिरंग, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अथ का अनथ। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा, ये इसका ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी इसका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अथ का होता है दोस्तों, अथ का क्या विलोम होता है, इति, ठीक है। तो अथ का अर्थ हो गया एक प्रकार से शुरुआती समय या शुरू करना किसी चीज़ को, इति का मतलब हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे अथ का क्या विलोम होता है, इति। प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हुए पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, मरीचि, दीप्ति, प्रभा, रश्मि आदि पर्यायवाची शब्द हैं किनके। तो फटाफट से बताइए दोस्तों। विकल्प हैं आपके सामने, बिजली, किरण, इंद्राणी, गंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये यहाँ पे एक कॉमन हो रहा है दीप्ति, ठीक है। बाकी आप सबको देखेंगे मरीचि, प्रभा और रश्मि, ये के सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों किरण के, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे पर्यायवाची हैं किरण के। और अगर हम बात करते हैं बिजली की, जो बिजली के बार बार पूछे जाते हैं, तो बिजली में आप ध्यान रखना दोस्तों, एक है तड़ित, ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना इनको, तड़ित, साथ में सौदामिनी, ठीक है,
सौदामिनी हो गया, और इसके अलावा आता है एक चंचला। ये वो वाले पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। चंचला हो गया, और सौदामिनी के साथ आप दामिनी याद रखिए, ठीक है, दामिनी हो गया। और इसके अलावा एक आता है दीप्ति, यहाँ पे दीप्ति भी है। दीप्ति ये बिजली के पर्यायवाची भी है और ये किरण का पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, बिजली का तड़ित, सौदामिनी, चंचला, दामिनी, दीप्ति, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किरण की हमने देख लिया कि मरीचि, प्रभा, रश्मि, ठीक है, ये हो गया। इंद्राणी की अगर हम बात करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो है सची, ठीक है, और दूसरा एक आता है पुलोमा। पुलोमा, ये दोनों याद रखिए आप। इंद्राणी के पर्यायवाची में है सची पुलोमा। क्या है? सची पुलोमा। अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा का भी जो बार बार पूछे जाते हैं उनमें आता है, एक है देव नदी, देव नदी, और एक है आपका त्रिपथगा। ये आपने बहुत बार देखा होगा, त्रिपथगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, ये दोनों के दोनों हैं मतलब गंगा के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने याद किया होगा। और बढ़ते हैं हम अब प्रश्न 10 की ओर। पूछ रहा है, निम्न एक वचन और बहुवचन युग्मों में सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं गुरु का गुरुजन, कवि का कविवृंद, देव का देवगण, डी सभी सुमेलित हैं। दोस्तों फटाफट से करिए इसको। तो क्या इसका आंसर आप कर रहे हैं? और जो भी लोग इसका डी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसके सारे के सारे सही हैं। गुरु का गुरुजन ही होता है बहुवचन, कवि का कविवृंद होता है, और देव का देवगण होता है, ठीक है। तो बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 11 आपके सामने पूछ रहा है, आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य हमने देखा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम ही हो गया विशेष्य, आप समझ सकते हैं कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखिए हम, आसमान में काले बादल छाए हैं, तो यहाँ पे विशेषण जो है, सबसे पहले विशेषण को देखिए। तो विशेषण है दोस्तों यहाँ पे काला, यानी कि काले, और विशेषण काला क्या है? तो काला है दोस्तों बादल। तो इस प्रकार अगर हम विशेष्य देखें तो विशेष्य हो जाता है बादल, ठीक है। विशेषण पूछेगा तो विशेषण हो जाएगा यहाँ पे काला या काले, ठीक है। जो भी यहाँ पे शब्द है तो काले यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न 12वां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ध्यान से करिएगा। पूछ रहा है यहाँ पे कि मैं आगे चला, क्या देख रहा है, क्या पूछ रहा है? मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, रचना के आधार पर वाक्य है। विकल्प हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और मुझे लगता है सभी इसका आंसर कर गए होंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो वाक्य में कर्ता होता है वो हो गया दोस्तों उस वाक्य का उद्देश्य, और उस कर्ता के बारे में जो भी बात की जा रही है, जो भी विवरण दिया जा रहा है, वो सारा का सारा हो जाता है विधेय। अब अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। ये रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। अब सरल वाक्य क्या होते हैं? तो सरल वाक्य होते हैं दोस्तों जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन उनका विधेय दोस्तों एक ही हो। हमने क्या बोला अभी कि एक किसी भी वाक्य में यदि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, लेकिन विधेय उनका एक ही हो, तो वो हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे आता है कि मोहन पढ़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मोहन पढ़ता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उद्देश्य एक है मोहन, और मोहन क्या कर रहा है? तो पढ़ता है। तो पढ़ता है उसका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा और चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, और श्याम, श्याम नहीं, यहाँ पे मैं इसका संयुक्त वाक्य कर दिया मैंने, इसको मैं रिपीट करता हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे हो गया कि मोहन और श्याम, मोहन और श्याम पढ़ते हैं, मोहन और श्याम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोहन है और श्याम है, दो उद्देश्य यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन जो उनका विधेय है दोस्तों ये एक ही है, ये पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा सरल वाक्य। हमने सरल वाक्य में देखा कि जिस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन उनका विधेय एक ही हो, वहाँ पे हो जाएगा सरल वाक्य। अब अगर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं? तो समुच्चय बोधक हो गया, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और, फिर भी, इसलिए,
तो, तथा आदि ये सब चीज़ें होते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे अगर हमने देखा अभी कि इसी का उदाहरण लेते हैं कि मोहन जो है पढ़ता है और श्याम बाजार जाता है। बाजार जाता है, यहाँ पे और आप लगा दीजिए। ठीक है, क्या हो गया, मोहन पढ़ता है और श्याम बाजार जाता है। यहाँ पे उद्देश्य भी दो हैं और उद्देश्य से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिनके विधेय हैं दोस्तों, पढ़ता है और ये है बाजार जाता है, इनके यहाँ पे विदेश्य दो हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो हमने देखा कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य जहाँ पे जुड़ जाते हैं किससे, समुच्चय बोधक से, वहाँ पे हो जाएगा क्या, संयुक्त वाक्य। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो एक बार इसको दोबारा सुनिए और एक बार किताब में जाके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो विधेय हो रहे हैं, एक चले जाने का हो रहा है, चले जाना यहाँ पे विधेय है, और दूसरा रह गया एक विधेय है। तो यहाँ पे दो विधेय हो गए, इस प्रकार क्या हो गया है, संयुक्त वाक्य। और एक पहचान ये भी है कि यहाँ पे और जो है ये समुच्चय बोधक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस प्रकार संयुक्त वाक्य। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। और किताब का कीड़ा होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, विकल्प है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो दोस्तों ज़्यादा समय लेंगे इसमें, इसका सही आंसर है विकल्प सी, बहुत अधिक पढ़ने वाले को बोलते हैं किताब का कीड़ा। जब कोई हमारे सामने पढ़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, अरे क्या किताब का कीड़ा बन रहा है, तो मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि बहुत अधिक पढ़ने वाला मत बनो, जबकि बनना है। ठीक है, तो किताब का कीड़ा अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है नील कमल में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जिस समास में, जिस वर्ड में आपको दिखे कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद कोई संज्ञा है यानी कि विशेष है, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको तोड़ेंगे आप तो ये हो रहा है क्या, नील कमल। ठीक है, नील कमल का मतलब नील का मतलब हो गया नीला, और कमल का मतलब हो गया एक विशेष है कि कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी जिस भी शब्द में आपको ऐसे लगे कि पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द संज्ञा है या विशेष है, तो वहाँ पे आप करेंगे आराम से कर्मधारय समास। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पे वर्तनी से शब्द पूछा जा रहा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, विकल्प। अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्तनी वाला है, तो ये देख के होगा, सुन के काम नहीं चल पाएगा। तो फटाफट से इसको देखिए और इसका आंसर करिए। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द दोस्तों वो है विकल्प ए, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना ऐसा लिखा जाएगा, और ये चांदनी का पर्यायवाची है दोस्तों, चांदनी का पर्यायवाची है ज्योत्सना। पुण्य की अगर हम बात करें तो पुण्य आपको पता है कि पुण्य ऐसे लिखा जाता है, पुण्य। ठीक है, उन्नति की अगर हम बात करते हैं तो उन्नति में छोटी ती आती है, और क्षमा तो हम देखते हैं कि क्षमा कैसे लिखा जाता है, क्षमा। ठीक है, क्षमा कीजिए मुझे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और पूछ रहा है दोस्तों 16 प्रश्न। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, विकल्प हैं रंग, जाति, सुंदर, अक्षर। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर है वर्ण का जो इनमें से अर्थ नहीं है वो है विकल्प सी, सुंदर। वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है, जबकि रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। उम्मीद करता हूँ आप इनको याद कर रहे होंगे, और याद रखिए इनको क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हुए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित नहीं है स्कंद का कंधा, उत्साह का उत्साह, उज्ज्वल का उज्ज्वला, उपाध्याय का प्रवक्ता। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंद का कंधा सही है, उत्साह का उत्साह भी सही है, उज्ज्वल का उज्ज्वला भी सही है, उपाध्याय का प्रवक्ता नहीं होता, उपाध्याय का तद्भव होता है दोस्तों क्या, ओझा। और उपाध्याय कौन था, उपाध्याय जब वैदिक कालीन समय था तो उस समय में जो अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई का काम या पढ़ाने का कार्य करता था उसको उपाध्याय बोलते थे। क्या हमने समझा कि जो वैदिक कालीन समय था उस समय में जो अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाने का काम करता था उसको बोलते थे उपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे, उपाध्याय का तद्भव हो गया है ओझा। प्रश्न नंबर 18 की ओर अगर हम चलें, पूछ रहा है हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है।
ना काम ना खर्च, बहुत खर्च, काम खराब, बिना खर्च, अच्छा काम, खर्च कम, काम अच्छा। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। ना काम ना खर्च गलत हो जाएगा, बहुत खर्च काम खराब ये भी गलत है, बिना खर्च अच्छा काम ये यहाँ पे सही हो जाएगा, और इस प्रकार ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। तो बिना खर्च के अच्छा काम, जैसे कि है वीडियो आपके लिए हो जाएगी। अगर आप इसका लाभ उठा पाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपका यहाँ पे ना हींग लग रहा है ना फिटकरी लग रहा है, और आपका जो रंग है यानी कि जो आपका काम है वो भी चोखा हो रहा है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे सटीक मिल गया। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है वीडियो को, अपनी प्रतिक्रिया देनी है और दोस्तों से शेयर करना है। आपको उसमें कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, बिना खर्च के आपका अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 19, और ये अलंकार से प्रश्न आपके सामने। मंगन को देखी पट देत बार बार है, वाक्य में अलंकार क्या है? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अलंकार की, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये है विकल्प बी, श्लेष अलंकार। ठीक है, मंगन को देखी पट देत बार बार, वाक्य में अलंकार है श्लेष अलंकार। कैसे श्लेष है? हमने देखा कि श्लेष अलंकार क्या होता है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं या लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो पट है, पट के यहाँ पे दो अर्थ आ गए हैं। एक का अर्थ है दोस्तों वस्त्र, ठीक है, वस्त्र या कपड़े आप इनको बोलिए, और दूसरे का अर्थ है दरवाजा। ठीक है, दरवाजा। अब इस वाक्य का अर्थ क्या समझे? मंगन का अर्थ यहाँ पे दोस्तों है, मंगन का हो गया भिखारी। ठीक है, क्या हो गया? भिखारी। ठीक है, तो ये वाक्य में ये समझ सकते हैं आप, ये कह रहा है कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अगर वो भिखारी को देखता है तो उसको क्या है, दान के स्वरूप वस्त्र दे देता है। एक अर्थ तो इसका ये निकल रहा है कि भिखारी को देखकर कोई व्यक्ति उसको दान स्वरूप वस्त्र कपड़े दे देता है। दूसरा अर्थ निकल रहा है कि भिखारी को देखते ही वो अपने दरवाजे बंद कर देता है। तो यहाँ पे इस पट के दो अर्थ निकल गए हैं। एक अर्थ कि भिखारी को देखकर कपड़े दे देना, दूसरा अर्थ है कि भिखारी को देखते ही दरवाजे बंद कर देना। तो इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों हो जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ पे शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा हों। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, बच्चे काम पे जा रहे हैं नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? मंगलेश डबराल, शेखर जोशी, राजेश जोशी, मुक्तिबोध। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की किताब में भी है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, और इसका सही आंसर है राजेश जोशी। ठीक है, तो बच्चे काम पे जा रहे हैं ये प्रसिद्ध कविता है। कविता को आप भी ध्यान रखना, कभी पूछ ली कि किस विधा की रचना है, तो कविता है। मंगलेश डबराल की अगर हम बात करते हैं तो इनका क्या है, एक गद्य संग्रह है। कौन सा? लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, ध्यान रखिएगा, लेखक की रोटी इनका गद्य संग्रह है। शेखर जोशी इनका एक रचना है क्या? साथ के लोग, साथ के लोग। आप इनकी दो रचनाएं वो याद रख सकते हैं कि भैया जो हमारे साथ के लोग थे वो एक ज़माने में मेंटल थे, लेकिन आज कहाँ हैं वो? आज वो लोग सारे के सारे शिखरों पे पहुंच चुके हैं। तो साथ के लोग मेंटल, साथ के लोग जो मेंटल थे वो शिखरों पे पहुंच गए हैं। दो रचना याद हो गई, साथ के लोग और मेंटल, ये शेखर जोशी की हैं। मुक्तिबोध की अगर हम बात करते हैं तो इनकी दो रचनाएं हैं, बहुत फेमस हैं और काव्य संग्रह हैं। क्या है? भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा, ये दोनों इनके काव्य संग्रह हैं। आप ध्यान रखिए कि जो धूल है उससे चांद का मुंह टेढ़ा हो रहा है और चांद को इस बात से मुक्ति चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान होगा कि भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। ट्रिक क्या है कि जो आजकल इतनी यहाँ पे धूल वगैरह उड़ती है, उन सब चीज़ से या धूल धुआं जो उड़ रहा है, जो प्रदूषण है, उससे चांद का मुंह टेढ़ा हो रहा है और चांद को इस बात से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो मुक्तिबोध, उम्मीद करता हूँ आप इनको याद कर पाए होंगे। साथ के लोग जो मेंटल थे आज शिखरों पे पहुँच गए हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी? ठीक है, तो आप भी अब शिखरों की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी एक दिन शिखरों पे होंगे। और दोस्तों आज के 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपके लिए होमवर्क ये रहा। तो जिन भी लोगों ने कल कमेंट किया है, बहुत बढ़िया बात है, आपका डेडिकेशन दिखता है। मुझे पता है इसका आंसर सबको पता होगा, लेकिन लिखेगा वही जिसका डेडिकेशन होगा। जिसको डेडिकेशन होगा, होता कुछ नहीं है, आप जब लिखेंगे तो आपको वो चीज़ और पक्की होती रहती हैं। तो आज का प्रश्न दोस्तों ये रहा। पूछ रहा है, मंगलेश डबराल को कब और किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और दोस्तों आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए पार्ट में, भाग 7 में। वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए। प्रयास अच्छा लग रहा है
तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सबसे बड़ी बात मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। आपका समय आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा और आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।